Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 12 जुलाई 2022 का होम साइंस नेट पेपर। तो यहाँ पर हम 110 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन से। चलिए फिर फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 111 नंबर क्वेश्चन, पावर ऑफ अ टेस्ट इज। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। एबिलिटी टू डिटेक्ट द रियल इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। बी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सी है increased when sample size increases, probability of correctly rejecting null hypothesis when it is false, decreased when sample size increases. ओके, तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए। पावर ऑफ अ टेस्ट पूछा गया है, हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। परीक्षण का क्षमता, परीक्षण की क्षमता या फिर पावर है जनसंख्या के लिए जनसंख्या से लिए गए एक प्रतिदर्श पर आधारित जनसंख्या पर वास्तविक प्रभाव का पता लगाने की योग्यता। सही ढंग से सामान्य परिकल्पनाओं के अस्वीकार होने की प्रायिकता जबकि वह सत्य है। जब प्रतिदर्श आकार बढ़ता है तब यह बढ़ जाता है। सही ढंग से अमान्य परिकल्पनाओं के अस्वीकार्य होने की प्रायिकता जबकि यह असत्य हो, और जब प्रतिदर्श आकार बढ़ता है तब ये घट जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पहला, जनसंख्या से लिए गए एक प्रतिदर्श पर आधारित जनसंख्या पर वास्तविक प्रभाव का पता लगाने की योग्यता है, परीक्षण की क्षमता। दूसरा है जब प्रतिदर्श आकार बढ़ता है तब ये बढ़ जाता है, यानी कि जब सैंपल साइज बढ़ता है तब ये बढ़ जाता है। मतलब जो परीक्षण का पावर है, क्षमता है, यानी कि परीक्षण अच्छा होता है। जितना सैंपल साइज अधिक होगा उतना ही ज्यादा आपका टेस्ट बेटर आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और डी है सही ढंग से अमान्य परिकल्पनाओं के अस्वीकार्य होने की प्रायिकता जबकि ये असत्य है। तो यहाँ पर ए सी डी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका तीसरा वाला बिल्कुल ही सही है। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 112 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है लिस्ट 1, लिस्ट 2 दी गई है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक दिया गया, यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है। और रिक्वायरमेंट किसके लिए है? 16 to 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए है, और ये आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी 1050 mg पर डे, मैग्नीशियम की हो जाएगी 340 mg पर डे, आयरन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 30 mg पर डे, और जिंक की रिक्वायरमेंट है 14.2 mg पर डे। देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है। कैल्शियम के लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम का, यानी कि ए का दूसरा। देखिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए जब जहां पर भी ये मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच करने वाले आते हैं, अगर उसमें से चारों आपको नहीं आ रहे, उसमें से एक या दो आ रहा है, तब भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है चारों ऑप्शन हमें नहीं आ रहे, चारों में से कोई एक आ रहा है, तो आपको पहले से जो भी आ रहा है वो ऑप्शन सही, उसको चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि वो कहां पर है, बस वही टिक कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम होता है, चार ऑप्शन देंगे, चारों में आगे के तीनों पॉइंट सेम है, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। अदरवाइज जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बस केवल ए में सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया गया था और किसी में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आगे आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पर थर्ड हो गया, और आयरन का फोर्थ हो गया, और जिंक का यानी कि डी का 1 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी यही दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हिंदी में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 113 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रिप्सिन इनहिबिटर दिया गया, लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहाँ पर भी दिया गया है। इसमें से भी अगर चारों में से कोई एक आता है आपको तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये क्या है। ये एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। ठीक है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये क्या है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है? ये आप सभी जानते हो, ये फ्लेवर एनहांसर है, जो कि जैसे कि चाउमीन वगैरह में यूज होता है फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। टोकोफेरॉल क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि, और जो योगर्ट है ये क्या है? एक प्रोबायोटिक है। ठीक है, तो यहां पर आपका ट्रिप्सिन इनहिबिटर यानी कि ए में आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। तो देखिए थर्ड में 2 दिया गया, तो आगे हमें देखना पड़ेगा। बी में यहां पर हमारा होना चाहिए बी में 1 वाला ऑप्शन, तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर है B1, तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी में फोर्थ हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, और योगर्ट जो है वो प्रोबायोटिक है। जैसे टोकोफेरॉल ये क्या है? ये विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए, ई और सी।
ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो यहाँ पर ट्रिप्सिन इनहिबिटर दिया गया है, जिसे कि हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कह रहे हैं, तो इनहिबिटर होते क्या है, जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन में क्या होता है कि प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, लेकिन उसमें ट्रिप्सिन जो है वो भी पाया जाता है, जो कि एक इनहिबिटर का काम करता है। इसका इनहिबिटर का मतलब है कि जो भी जिस प्रोडक्ट में इनहिबिटर पाए जाएंगे, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंट हैं, वो आपके बॉडी में अच्छे से या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे या फिर वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपके बॉडी को जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि उस प्रोडक्ट में मौजूद हैं, वो आपको इनहिबिटर की वजह से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो बाधा उत्पन्न करते हैं प्रोसेसिंग में। ओके, इसी वजह से इसको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं। तो सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, और जबकि आपका सोयाबीन प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सोयाबीन में पाए जाते हैं। तो ट्रिप्सिन जो इनहिबिटर है, इनको खत्म करने का काम क्या है, बॉयल करके खत्म किया जा सकता है, जर्मिनेट करके यानी कि अंकुरित करके इनको खत्म किया जा सकता है, रोस्ट करके खत्म किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन है। सोक करके खत्म किया जा सकता है, ये सब ऑप्शन है जिससे कि इनको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 स्टिच क्लास दी गई है, और यहाँ पर उसका यूज दिया गया, यानी कि इन जो क्लासेस हैं उनका कहाँ पर यूज किया जाता है। 300, 400, 500, 200। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 200 है, 200 में आपका हैंड स्टिच आना चाहिए, यानी कि डी में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर डी में 1 ये है, तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। यानी कि 300 में क्या होगा, सेकंड आ जाएगा लॉक स्टिच। 400 में क्या आ जाएगा, मल्टी थ्रेड स्टिच। और जो 500 है उसमें आ जाएगा ओवर एज स्टिच, और 200 में हैंड स्टिच। ओके, तो यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसको हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। तो देखिए जो स्टिच क्लासिफिकेशन है, या फिर हम इसको स्टिच टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको स्टिच टाइप बोल सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। अब 70 टाइप्स ऑफ स्टिच होते हैं, 70 प्रकार के स्टिच होते हैं। ठीक है, जिसमें से 18 से जो 20 प्रकार हैं स्टिच के, वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में। ओके, अब यहाँ पर 6 क्लास दिया गया है, जो स्टिच है उनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास 100, क्लास 200, 300, 400, 500 और 600। तो क्लास 100 को सिंगल निडल चेन स्टिच के लिए यूज किया जाता है, क्लास 200 हैंड स्टिच के लिए, 300 लॉक स्टिच, 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, 500 ओवर एज स्टिच, और 600 जो है कवरिंग चेन स्टिच। यानी कि ये 6 क्लास हैं इनकी, जिनमें से जो 4 क्लास हैं वो आपके क्वेश्चन में पूछा गया, 200, 300, 400 एंड 500। 100 और 600, तो यहाँ पर आप ये भी देख लो, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। क्लास 100 सिंगल नीडल चेन स्टिच, और 600 जो है कवरिंग चेन स्टिच। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर इसकी हिंदी दी गई है, तो यहां से आप इसको देख सकते हो। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी लिस्ट 1 फैशन टर्म्स दिए गए हैं और इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। बॉडीज, टॉयल्स, एटेलियर्स और मोडा प्रॉन्टा। बॉडीज क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ जो बॉडीज है वो क्या है, वो एक लेस एक्सपेंसिव, सॉरी, बॉडीज जो है वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ अ बेसिक डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए में सेकंड 2 ऑप्शन है, तो आगे देखना पड़ेगा। टॉयल्स क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड, सॉरी, लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइन है ट्वेल्स। तो बी में थर्ड। अब बी में थर्ड किसमें, इसमें फोर्थ दिया गया, तो ये तो होगा नहीं, बी में थर्ड ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और सी में फोर्थ। एटेलियर्स क्या होता है, फ्रेंच वर्ड है ये, जो कि डिजाइनर वर्कशॉप के लिए यूज किया जाता है। मोडा प्रॉन्टा क्या है, ये एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है रेडी टू वियर। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इसको हम हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि पहले में बॉडीज क्या है, एक बेसिक डिजाइन का वृहत स्तर पर स्वीकृत संस्करण है। टॉयल्स क्या है, ये एक मूल डिजाइन का कम महंगा संस्करण है। एटेलियर्स क्या है, ये एक डिजाइनर कार्यशाला हेतु फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, डिजाइनर कार्यशाला के लिए एटेलियर्स का यूज किया जाता है, एक फ्रांसीसी वर्ड है। और मोडा प्रॉन्टा क्या है, ये इटली वर्ड का वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है पहनने को तैयार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्टेयरकेस दिए गए हैं, और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर ट्रीड क्या होता है, तो ट्रीड का मतलब होता है यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टफ वेयर फुट इज प्लेस्ड। ठीक है, देख लेते हैं। ए में फिफ्थ कहीं पर दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन है ए में फिफ्थ। ओके, फिर राइजर क्या है, वन, यानी कि वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप्स होते हैं। फ्लाइट क्या होता है, ये सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट प्लेटफॉर्म होता है। ओके, नोजिंग क्या होता है, आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रीड होता है। और जो सॉफिट है ये क्या है, अंडर सरफेस स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसको हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। ये है स्टेयरकेस का मतलब हो गया जो सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्रीड जो दिया गया था, ट्रीड का मतलब क्या है, ट्रीड का मतलब है यहां पर ये वाला पोर्शन है, ये जो है पोर्शन ये आपका ट्रीड कहला रहा है, जिस पर कि हम पैर रख करके चलते हैं। ठीक है, राइजर क्या है, ये जो दो ट्रीड के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये आपका राइजर है, ये वाला पोर्शन राइजर कहलाता है। ठीक है, नोजिंग क्या होता है, ये वाला जो एंगल है, कोना जो हम कहते हैं सीढ़ी का कोना है, एज, ये नोजिंग कहलाता है। ये स्ट्रिंजर है और ये लैंडिंग है। ठीक है, यहां पर इतने पोर्शन दिए गए हैं। यहां पर दो ऑप्शन और है, फ्लाइट और सॉफिट। तो फ्लाइट क्या है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है विदाउट प्लेटफॉर्म, यानी कि सीरीज ऑफ स्टेप्स यानी कि जो हमारे कंटिन्यूअस स्टेप लगातार एक के बाद एक जो पढ़ते हैं, तो वो आपके फ्लाइट कहलाते हैं। और सॉफिट क्या होता है, ये अंडर सरफेस जो स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, उसका जो नीचे का अंडर सरफेस जो होता है वो सॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ट्रेड का क्या है, यहाँ पर था सोपान का क्षैतिज हिस्सा जिस पर पैर रखा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और राइजर जो था ये क्या था, सोपान का लंबवत भाग था। ठीक है, और जो फ्लाइट था ये प्लेटफॉर्म के बिना सोपानों की श्रृंखलाएं थी। नोजिंग क्या था, ट्रेड का बाहरी निकला हुआ किनारा। और सॉफिट है, ये सीढ़ी की भीतरी सतह होती है। पिक्चर भी हमने दिखा दिया जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। अब यहाँ पर भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, ऑर्निंग विंडो, डॉर्मर विंडो, क्लियर स्टोरी विंडो और स्काइड्स का भी हम पिक्चर आपको दिखा देंगे जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ऑर्निंग विंडो क्या होता है, ठीक है, ये क्या है कि यहाँ पर a vertical window provided on sloping roof है, windows or series of windows along the top edge structural wall usually at or near roof line. Window providing on sloping roof, window unit where sash is hinged at the top of the window frame. तो ये क्या है, ये awning window है। ठीक है, अब देख लेते हैं awning window। ए में फोर्थ दो ऑप्शन है, आगे देखना पड़ेगा। डॉर्मर विंडो क्या होता है, ये होता है अ वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग प्रूफ। ठीक है, ये होता है डॉर्मर विंडो। ओके, यानी कि ए में फोर्थ वाला ऑप्शन दो है और बी में पहला। ठीक है, तो यहां पर इसमें भी दोनों है। अब देखना पड़ेगा क्लियर स्टोरी विंडो, ये क्या होता है। क्लियर स्टोरी विंडो क्या होता है, विंडो और सीरीज ऑफ विंडोज अलोंग द टॉप एज स्ट्रक्चरल वॉल यूजुअली एट और नियर रूफ लाइन। तो सी में सेकंड, अब यहाँ पर सेकंड दिया है, यहाँ पर लेकिन थर्ड दिया है, तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन मेरा हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब स्काईलाइट क्या होता है, ये विंडोज प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग प्रूफ होता है। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑनिंग खिड़की क्या होती है, विंडो यूनिट जिसमें विंडो फ्रेम के शीर्ष पर सेंस होता है। डॉर्मर खिड़की क्या होती है, ये ढलुआ छत पर दी गई लंबवत खिड़की होती है। क्लियर स्टोरी खिड़की क्या होती है, छत का लाइन पर या उसके नजदीक ढांचागत दीवार के शीर्ष के साथ खिड़की या कई खिड़कियां होती हैं। और स्काईलाइट क्या होता है, ढलुआ छत पर दी गई खिड़की होती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम आपको पिक्चर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये ऑनिंग विंडो ये होता है, ये देख सकते हो आप, ये वाली जो विंडो होती है आपने देखा होगा घरों में लगी रहती है, ऑफिसों में लगी होती है, ये आपकी ऑनिंग विंडो होती है। क्लियर स्टोरी विंडो ये वाला देख रहे हैं, यानी कि कई सारे विंडोज यहाँ पर होते हैं, लाइन से लगे होते हैं, ऊपर सबसे ऊपर रूफ के पास में एकदम होता है, ये क्लियर स्टोरी विंडो कहलाता है। और स्काईलाइट विंडो ये है, यानी कि जहां से सनरेज पास कर रही है, रोशनी आ रही है। ठीक है, अब रूफ विंडो भी क्योंकि रूफ पर ही लगा होता है स्काईलाइट विंडो,
और रूफ विंडो। तो ये रूफ विंडो और स्काईलाइट विंडो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, सेम नहीं है। यहाँ पर देखने में सेम लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है? जो रूफ विंडो है इज एन आउटवर्ड ओपनिंग विंडो इन द रूफ विच अलाउज बोथ लाइट एंड वेंटिलेशन इनटू द इंटीरियर्स। यानी कि जो रूफ विंडो होता है उसको हम बाहर की तरफ खोल सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, तो इससे लाइट भी आती है घर के अंदर और वेंटिलेशन भी आता है, ठीक है। लेकिन जो स्काईलाइट विंडो होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, इसको हम खोल नहीं सकते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ ये फिक्स्ड होता है रूफ पर, और ये केवल ओनली अलाउ लाइट इनटू द इंटीरियर्स, यानी कि इससे सिर्फ प्रकाश अंदर आ सकता है, वेंटिलेशन नहीं हो सकता इससे। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है स्काईलाइट और रूफ विंडो में। और डॉर्मर विंडो क्या होता है ये आप देख रहे हो इस तरीके से घर में जो बाहर की ओर थोड़ा सा निकला हुआ, और ये विंडो जो है ये आपका डॉर्मर विंडो कहलाता है। और एक और होता है गैबल विंडो जो यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे विंडो देख लिए हैं, पिक्चर आपको दिखा रहे, क्योंकि पिक्चर से क्या होता है हमें ज्यादा क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में है क्या, क्योंकि नए टर्म्स होते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, जब हम पिक्चर्स देखते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाता है। इस वजह से मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की। चलिए फिर आता है पीयर स्टेटस, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पॉपुलर चिल्ड्रन, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड और कंट्रोवर्शियल। पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से होते हैं? ये आर फ्रिक्वेंटली नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड आर रेयरली डिसलाइक्ड बाय देयर पीयर्स, ठीक है। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं आर इनफ्रीक्वेंटली नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फ्रेंड बट आर नॉट डिसलाइक्ड बाय देयर पीयर्स। रिजेक्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? ये आर रेयरली नॉमिनेटेड एज समवन्स बेस्ट फ्रेंड एंड आर एक्टिवली डिसलाइक्ड बाय देयर पीयर्स। और कंट्रोवर्शियल क्या होते हैं? ये आर फ्रीक्वेंटली नॉमिनेटेड बोथ एज समवन्स बेस्ट फ्रेंड और बीइंग डिसलाइक्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन दे ले पॉपुलर चिल्ड्रन, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो ए में थर्ड, देखिए तीन में तो है ही नहीं, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए की थर्ड है, बी का 1 हो गया, और सी में सेकंड हो गया, और डी में फोर्थ हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा वाला। हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। तो लोकप्रिय बच्चे कौन से होते हैं? जो बारंबारता से एक सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित किए जाते हैं और उनके साथियों द्वारा विरले ही नापसंद किए जाते हैं, ठीक है। उपेक्षित बच्चे कौन से होते हैं? अप्रायिक रूप से सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित किए जाते हैं लेकिन उनके साथी द्वारा नापसंद नहीं किए जाते हैं। और अस्वीकृत विरले ही किसी सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित किए जाते हैं और उनके साथियों द्वारा सक्रियता से नापसंद किए जाते हैं, जो रिजेक्टेड होते हैं। और विवादास्पद बच्चे जो होते हैं वो बारंबारता से किसी के सर्वोत्तम मित्र के रूप में नामित या फिर नापसंद दोनों किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो था चौथा वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सेस दिए गए हैं, रिस्पॉन्स दिया गया है। बेबेंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है? ये फैंस आउट टोज होता है, ट्विस्टर्स फुट इन, ठीक है। अब देख लेते हैं ए में सेकंड कहीं है, एक ही ऑप्शन है, बहुत सही। तो बी में मोरो रिफ्लेक्स क्या है? स्टार्टर आर्क्स बैक, थ्रोज हेड बैक, फ्लिंग्स आउट आर्म्स एंड लेग्स एंड देन रैपिडली क्लोजेस देम टू सेंटर ऑफ द बॉडी। सी में फोर्थ है, रूटिंग क्या होता है? टर्न्स हेड, ओपन्स माउथ, बिगिंस सकिंग। टॉनिक नेक क्या होता है? फॉर्म्स फिस्ट विद बोथ हैंड्स एंड यूजुअली टर्न्स हेड टू द राइट, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। हिंदी हम देख लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल सही था। बेबेंस्की क्या होता है? टखने ऊपर उठाता है और पांव मोड़ता है। मोरो में क्या होता है? चौंकता है, पीछे की ओर झुकता है, सिर पीछे गिराता है, भुजाओं एवं टांगों को उठाता है और इसके बाद उन्हें शरीर के केंद्र में ले जाकर बंद करता है, ठीक है। तो ये बी हो गया। रूटिंग क्या होता है? सिर मोड़ता है, मुंह खोलता है और चूसना प्रारंभ करता है। यहाँ बता दें ये क्या है? बच्चों का रिफ्लेक्सेस है, यानी कि बच्चे जो है उनके रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं। टॉनिक नेक क्या होता है? दोनों हाथों से मुट्ठी बनाता है और सामान्यतः सिर को दाईं ओर मोड़ता है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इसका भी मैं यहाँ पर पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मोरो रिफ्लेक्स या फिर इसको स्टार्टर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से होता है। Quick change in the infant's position will cause the infant to throw the arms outward, open the hands and throw back the head। यानी कि जैसे बच्चे को आपने लिया हुआ अचानक से चेंज कर रहे हो, उसके पोजीशन को ऊपर लिया, हमने अचानक से नीचे किया, तो क्या करेंगे? वो दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला देंगे, अपने आर्म्स को, ठीक है, हाथों को खोल देंगे और अपना सिर जो है बैक की तरफ जो है ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस तरीके से वो मूवमेंट
होता है, रिफ्लेक्सेस यूज करते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे कि बच्चे के गाल में किसी भी साइड पर आप जो है अंगुली को अपने टच कराओगे, जैसे इफ द चीक इज स्ट्रोक, आपने टच कराया अपनी अंगुली को, द इन्फेंट विल टर्न टुवर्ड्स द साइड दैट वाज स्ट्रोक एंड बिगिन टू मेक सकिंग मोशन विद द माउथ। यानी कि बच्चे के राइट या फिर लेफ्ट किसी भी साइड में आप अपनी अंगुली को टच कराओगे, हल्का सा स्ट्रोक करोगे, तो क्या होगा कि वो अपना फेस उसी साइड में कर लेगा और जो है आपकी अंगुली को सक करने की, चूसने की कोशिश करेगा। इसी को रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर है बेबेंस्की रिफ्लेक्स। तो देखिए जो बेबेंस्की रिफ्लेक्स है, बेबेंस्की रिफ्लेक्स होता है और एक होता है प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है, जो कि एडल्ट में शो होता है, और बेबेंस्की रिफ्लेक्स जो होता है ये बच्चे में होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है। अब दोनों में सेम है, ठीक है। रिफ्लेक्स जो है, डिफरेंस क्या है, जो बेबेंस्की रिफ्लेक्स से मान लीजिए आपने बच्चे के तलवे पर पेन से हल्का सा ऐसे टच किया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो उनकी अंगुलियां हैं पैरों की उसको फैला लेंगे बाहर की ओर, द टोज फैनिंग आउट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ों के पैर में जो पेन से अगर आप टच करोगे तलवे पर, पैर के तलवे पर, तो वो अपनी अंगुलियों को फैलाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, वो अंदर की ओर मोड़ेंगे। तो ये डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सेस में, बच्चे बाहर की ओर फैलाते हैं और बड़ों में क्या होता है, ये अंदर की ओर मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों में इसको बेबेंस्की बोलते हैं और बड़ों में इसको प्लांटर बोलते हैं। और जो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होता है, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से होता है, व्हेन अ बेबीज हेड इज टर्न टू वन साइड ही विल स्ट्रेटन द आर्म्स एंड लेग ऑन दैट साइड एंड द लिम्स ऑन द अदर साइड विल बी बेंट। यानी कि बच्चे को मान लो आपने राइट साइड में उसका फेस अगर टर्न कर दिया, तो जो राइट साइड का जो हाथ है और पैर है वो उसको फैला लेगा, और जो उसके अपोजिट साइड का हाथ और पैर है उसको वो सिकोड़ लेगा, मोड़ देगा, ठीक है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से उसका, जिस साइड में उसका फेस है उस साइड का हाथ और पैर फैला हुआ है, जबकि उसके अपोजिट साइड का हाथ और पैर ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलिए, तो यहां पर हमने समझ लिया है इसको अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं और डेवलपमेंट इश्यू दिए गए हैं, इसके अंदर में जो भी किया गया है। अब SDG 1 का मतलब है यहाँ पर नो पॉवर्टी, ठीक है। SDG 2 का मतलब है जीरो हंगर। मिला लेते हैं इसको। SDG 1 में फोर्थ ऑप्शन 2 है, बी में भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर दो, दूसरा और तीसरा दोनों हो सकता है। SDG 3 में क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में क्या है, सी में हमारा होना चाहिए थर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब सी में यहाँ पर फिफ्थ दिया है और यहाँ पर थर्ड दिया गया, यानी कि तीसरा वाला सही हो जाएगा। और डी में क्या हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही था। हिंदी में देख लेते हैं। SDG 1 में क्या है, कोई निर्धनता नहीं। SDG 2 में क्या था, सोने भुखमरी का उद्देश्य रखा गया था कि मतलब बिल्कुल भी भुखमरी खत्म कर दी जाएगी। SDG 3 में जो इशू था वो था अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्य। और 4 में क्या था, गुणवत्ता परक शिक्षा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बॉडी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एम्बलम्स का मतलब है यहाँ पर कम्युनिकेट अ मैसेज अदर देन द टॉपिक ऑफ करंट कन्वर्सेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन का मतलब है साइंस विच कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। अब मिला लेते हैं इसमें से कहीं पर। ए में सेकंड होना चाहिए तो 2 है, ठीक है। और बी में होना चाहिए फोर्थ, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। सी में रेगुलेटर्स में आ जाएगा पहला, मेंटेन द फ्लो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और एडेप्टर्स में है हेल्प रिलीफ टेंशन और स्ट्रेस, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, तीसरा वाला। हिंदी भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रतीक, ये शरीर की अभिव्यक्तियां, यानी कि हम बॉडी एक्सप्रेशन किस तरीके से देते हैं। तो प्रतीक का मतलब है यहाँ पर वर्तमान वार्तालाप के विषय के बजाय एक संदेश संप्रेषित करना, ठीक है। चित्रक का मतलब है संकेत जो मौखिक संप्रेषण में पूरक होते हैं। विनियामक, ये क्या होता है, अमौखिक संप्रेषण का प्रवाह बनाए रखना, ठीक है, रेगुलेटर्स। और अनुकूलन, ये है तनाव या स्ट्रेस से मुक्ति में सहायता करना, यानी कि एडॉप्टर्स इंग्लिश में बोल रहे हैं। फिर आता है यहाँ पर लिस्ट 2 दिया गया है। रिसर्च का ये क्वेश्चन है, मिक्स्ड मेथड्स नोटेशन, ये क्या होता है।
मिक्स मेथड नोटेशन होता है शॉर्ट हैंड लेबल्स कन्वेइंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ए ऑप्शन, यानी कि ए में यहां पर थर्ड होगा, ए में थर्ड, दो ऑप्शन है, ठीक है। मिक्स्ड मेथड पर्पस स्टेटमेंट, तो यहां पर आ जाएगा ओवरऑल इंटेंट कवरिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स, यानी बी में फोर्थ, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या होगा, एन अप्रोच टू इंक्वायरी दैट कंबाइंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर्म्स। मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन डायरेक्टली एड्रेसिंग मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, पहला वाला। मिश्रित विधि अंकन पद्धति, तो यहाँ पर है मिश्रित विधि शोध महत्वपूर्ण वस्तुओं को संप्रेषित करने वाले शॉर्ट हैंड अस्तर। मिश्रित विधि उद्देश्य कथन दोनों गुणवत्तापरक और परिमाणात्मक तत्वों को आच्छादित करने वाले समग्र उद्देश्य। मिश्रित विधि शोध, तो यहाँ पर है जानने हेतु तो एक उपागम जो गुणवत्तापरक और परिमाणात्मक शोध प्रकारों को शामिल करता हो। मिश्रित विधि शोध प्रश्न गुणवत्तापरक और परिमाणात्मक तत्वों से मिश्रण को प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट करने वाले प्रमुख प्रश्न, ओके। फिर है पुट इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड्स विद हाईएस्ट टू लोवेस्ट आयरन कंटेंट पर, सॉरी यहाँ पर 100 ग्राम होगा, तो यहाँ पर आयरन कंटेंट को पूछा जा रहा है सबसे अधिक किस में होगा। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखिए बाजरा में कितना होता है, बाजरा में होता है अप्रॉक्स 8 mg पर 100 ग्राम है। सोयाबीन में होता है अप्रॉक्स 15.7 mg, स्पिनच में होता है 2.7 mg, ऑलमंड्स में होता है 3.7 mg और एसोफोटिडा में होता है 39 mg, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक किसमें है, एसोफोटिडा यानी कि हींग में, तो ई वाला ऑप्शन अब यहाँ पर देखिए 2 में दिया गया है, ई। फिर पहले नंबर पर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर आपका है सोयाबीन दूसरे नंबर पर, यानी कि बी होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर पर होना चाहिए क्या, ए, यहाँ पर बाजरा होना चाहिए, सही है। फिर डी मतलब 3.7 ऑलमंड्स होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर लास्ट में होगा स्पिनच जिसमें सबसे कम आयरन कंटेंट है 2.7, ओके। चलिए इसमें हिंदी में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, इंटरवेंशन और स्क्रीनिंग दिया गया है, और यहाँ पर न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस पूछा गया। करेक्ट सीक्वेंस में बनाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोसिस बनाएंगे, उसके बाद में हम उसी डायग्नोसिस के आधार पर इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम इंटरवेंशन जो कर रहे हैं उसी को साथ साथ में हम मॉनिटर भी करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन कौन सा है, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, यानी कि ई होना चाहिए 2 में है, ठीक है। फिर होना चाहिए सी 2 में है, फिर होना चाहिए ए, ये भी दोनों में है, फिर होना चाहिए 4th नंबर पर डी, तो ये है दूसरे वाले में, और लास्ट में हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला हम क्या करेंगे, ई यानी कि पोषण जांच करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे पोषण मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में पोषण निदान देखेंगे यानी कि डायग्नोसिस तैयार करेंगे, और उसी डायग्नोसिस के आधार पर हम इंटरवेंशन अंतःक्षेप करेंगे और उसकी हम निगरानी करेंगे। फिर है यहां पर गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऊल प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस दिए गए हैं, तो ऊल प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है कटाई, यानी कि ऊन की कटाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की जाती है, नहीं सॉरी, उसके बाद में हम करेंगे हाँ ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग, ये करेंगे, छटाई करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे और उसकी छटाई करेंगे, ठीक है। श्रेणीबद्ध करेंगे और छटाई करेंगे, उसके बाद में प्रोसेस आएगी स्कोरिंग। तो देखते चलते हैं, शेयरिंग यानी कि एफ होगा, ठीक है। फिर होना चाहिए ई, ये भी सही है। फिर होना चाहिए स्कोरिंग यानी कि बी, ये भी सही है। फिर होना चाहिए कार्बोनाइजिंग, ये भी सही है, डी। फिर होना चाहिए सी कार्डिंग, और ये भी सही है। उसके बाद में आना चाहिए कॉम्बिंग, ए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले
अब इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहले क्या करते हैं, ऊन की कटाई की जाएगी, ठीक है, उसके बाद में उसकी श्रेणी और छटाई करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बी मार्जिन, यानी कि स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है कि उनको इनकी सफाई करना, धोना और चमकाना, ठीक है। मार्जिन का मतलब हो गया धोना और चमकाना, सफाई की जाएगी जो भी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, कार्बनाइजेशन, यानी कि कार्बनीकरण की प्रोसेस आएगी। अब कार्बनीकरण में, कार्बनाइजेशन में करते क्या है, यहाँ पर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके घोल में क्या करते हैं, जो ऊन होता है उसको डुबोया जाता है उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। देखिए स्कोरिंग प्रोसेस तो होती है धोना और चमकाना, इसमें उनकी धुलाई की जाती है, लेकिन चूंकि स्कोरिंग के माध्यम से पूरे तरीके से जो ऊन होता है वो शुद्ध नहीं हो पाता है, अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो इसके लिए कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहेंगे, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम गंधक बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन्हीं के घोल में जो है उनको डुबोया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसमें से निकाल करके वो दबा करके फालतू का जो ये एसिड है, केमिकल है, उसको निकाल दिया जाता है और फिर उसको नियंत्रित तापमान पर सावधानी पूर्वक सुखाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ऊन होता है उसका भार बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, फिर कार्डिंग की प्रोसेस करते हैं, यानी कि संघनन, और उसके बाद में उसकी कॉम्बिंग। कार्डिंग और कॉम्बिंग में क्या जाता है, उसको स्ट्रेट किया जाता है, उसमें से जो छोटे फाइबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, बड़े फाइबर्स अलग हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी धुनाई हो जाती है। तो ये सब प्रोसेस कार्डिंग और कॉम्बिंग में होती है। फिर है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कलमकारी, ठीक है, कलमकारी की प्रोसेस पूछी गई है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो नेचुरल ब्लीचिंग की जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन किसमें है, डी, तो एक ही में है तो डी वाला सही है, ठीक है। पहले नेचुरल ब्लीचिंग की जाएगी, उसके बाद में एफ यानी कि माइरोबलन ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद में ई है यानी कि प्रिंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ए है वॉशिंग एंड बॉइलिंग किया जाएगा, और उसके बाद में फिर जो है सी है, ए के बाद सी, ठीक है, फिर उनकी पेंटिंग की जाएगी फिफ्थ नंबर पर, और लास्ट में एलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग। ओके, तो ये है, हिंदी में भी देख लें इसको। तीसरा वाला सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि सबसे पहले प्राकृतिक व्यंजन करेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका ठीक है, उसके बाद में माइरोबलम उपचार करेंगे, उसके बाद में मुद्रण करते हैं, फिर धुलाई करते हैं, उबालते हैं, और उसके बाद में चित्रकारी की जाती है, और लास्ट में फिटकरी उपचार, जो वहां पर एलम दिया गया था उसका मतलब फिटकरी, फिटकरी से उपचार किया जाता है, उसकी धुलाई की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइरोबलम उपचार है ये होता क्या है, माइरोबलम उपचार का मतलब है, इसमें जो ये माइरोबलम उपचार दिया जाता है इससे होता क्या है, जो रंग है वो फैलता नहीं है, रंग जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो माइरोबलम उपचार दिया था, माइरोबलम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये इस वजह से दिया जाता है कि जिससे कि जो भी उस पर पेंट किया जाएगा डाई से, कलर से, तो वो फिक्स हो जाए, वो फैले नहीं, ठीक है, स्मच प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इस वजह से माइरोबलम उपचार, और माइरोबलम जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके साथ साथ में बफेलो मिल्क भी ऐड किया जाता है, भैंस का दूध भी ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये कलमकारी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें बफेलो मिल्क का भी यूज किया जाता है। तो जो माइरोबलम उपचार है ये करता क्या है, जो भैंस का दूध है, तो जब ये माइरोबलम उपचार किया जाता है तो उसके बाद में कई बार जो है इसकी धुलाई की जाती है, ठीक है, 20 से 25 बार तक धुलाई की जाती है, क्योंकि जो भैंस का दूध होता है तो उसका अलग स्मेल आता है, उसकी स्मेल को ये दूर करने का भी काम करता है। जो माइरोबलम उपचार दिया जाता है ये भैंस के दूध की जो स्मेल है उसको भी कम करने का काम करता है, ठीक है। तो रंग भी फैलने नहीं देता है और इसकी स्मेल को भी कम करने का काम करता है, ठीक है। और जो एलम ट्रीटमेंट है ये क्या करता है, ये नेचुरल
जो फिटकरी उपचार दिया जाता है, एक तो उपचार दिया जाता है, ये भी कलर को फिक्स करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए किया जाता है, और साथ साथ में क्या करता है, ये नेचुरल डाई बनाने में भी काम आता है। चलिए, फिर है एक्सपेरिमेंट आर इन द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ अ बिल्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, सबसे पहले ऑडिटर क्लाइंट मीटिंग की जाएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, तो एक तो पहला वाला है और एक यहाँ पर चौथे में भी दिया गया है। फिर क्या कहेंगे, साइट इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर, फिर जो भी साइट है, ठीक है, जिसके लिए बिल्डिंग तैयार की जा रही है, तो उसका हम पहले उसका इंस्पेक्शन करें, पहले एक मीटिंग रखेंगे जो भी क्लाइंट है ऑडिटर है दोनों के बीच में, फिर जो साइट है उसका इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा यानी कि सी ए, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर बी दिया हुआ है। फिर आ जाएगा बी, एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ एनर्जी यूज, यानी कि पहले का पैटर्न क्या था एनर्जी यूज करने का। उसके बाद में देखा जाएगा ऑडिटर की रिपोर्ट जो होगी वो देखी जाएगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटर्स, जो भी ऑडिटर के रिकमेंडेशन है, ठीक है, उनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही था। सबसे पहले क्या करेंगे, सी वाला है, अंकेक्षण मुवक्किल की बैठक करेंगे, फिर अंकेक्षक का स्थल निरीक्षण करेंगे, फिर ऊर्जा के उपयोग के अतीत के ढर्रे का विश्लेषण करेंगे, फिर अंकेक्षण की रिपोर्ट देखेंगे, फिर उसकी सिफारिश का क्रियान्वयन करेंगे। फिर आता है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्विंग कंट्रोलिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देखें किसी में है पहला भी, तो एक तो तीसरा वाला ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन, तो यही हो गया, ठीक है। देखिए किस तरीके से हमें बस एक ही ऑप्शन पता चला और यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया, एक पॉइंट। सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले ये करेंगे, उसके बाद में मेजर परफॉर्मेंस, उसके बाद में कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, उसके बाद में क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेविएशन, और लास्ट में टेक करेक्टिव एक्शन। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। तीसरा वाला सही था, ठीक है। सबसे पहले निर्धारित कार्य निष्पादन मानक, यानी जो भी सेट स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, उसको देखेंगे। फिर कार्य निष्पादन यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे, फिर स्टैंडर्ड के साथ में जो परफॉर्मेंस है उसकी हम तुलना करेंगे, उसके बाद में कोई अगर विचलन है, कोई डेविएशन है, उसको देखेंगे, और लास्ट में उसमें जो सुधार हो सकता है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। फिर है अरेंज स्टेप्स इन द क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। आइस में भी सबसे पहला होगा इनसाइट, यानी कि बी देखते हैं और किसी में तो नहीं है, तो एक ही में है, तो यहाँ पर भी हमें राइट ऑप्शन मिल गया। सबसे पहले इनसाइट देखेंगे, उसके बाद में इलेबोरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में दिया जाए इंक्यूबेशन, फिर आएगा सी प्रिपरेशन, और लास्ट में इवैल्यूएशन। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था इसमें। बी अंतर्दृष्टि, उसके बाद में विस्तरण, और उसके बाद में उद्भवन, फिर तैयारी, और लास्ट में मूल्यांकन। फिर लास्ट क्वेश्चन है अरेंज इरेक्शन साइकोसोशल स्टेज इन सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पर कई सारे स्टेज दिए गए हैं, तो सबसे पहला जो स्टेज होगा वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा, देखते हैं किसी में है ये, तो दो में है। इसके बाद में आ जाएगा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, तो देखते हैं पहला, फिर डी के बाद में ए आना चाहिए, डी ए, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आएगा ई, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आएगा, उसके बाद में आएगा आइसोलेशन, यानी कि सी, और लास्ट में आएगा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा वाला सही है। पहले क्या होगा, अच्छा इसमें भी वही दिया गया, तो हिंदी बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये साइकोसोशल डेवलपमेंट है किसका, एरिक एरिक्सन का, ठीक है। इन्होंने 8 स्टेज दिया गया है, तो जिसमें जो पहला स्टेज है वो है इन्फेंसी में होता है, जहां पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, यानी कि बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हो गया, विश्वास अपने पेरेंट्स के प्रति, अगर उनके बच्चे से केयर हो रही है, अच्छे से देखभाल हो जा रही है, तो बच्चे का विश्वास डेवलप होता है, अगर नहीं हो रहा है तो उनका अविश्वास डेवलप हो जाता है। फिर दूसरा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आता है, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है, यानी कि जिस बच्चे में विश्वास हो गया है तो उसमें ऑटोनॉमी यानी कि स्वनिर्भरता, खुद से
काम करने की इच्छा रहती है, और जिसमें अविश्वास डेवलप है तो वो खुद से कुछ कर नहीं पाते, इस वजह से उसको शर्म आती है और खुद पर डाउट रहता है। फिर प्री स्कूल पीरियड आ जाता है जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आ जाता है। अब जो बच्चा खुद पर विश्वास है, उसको खुद से वो कुछ काम कर ले रहा है, तो वो फिर इनिशिएटिव लेता है। जो शर्म आ रही है बच्चे को कोई चीज करने में, या फिर खुद पर उसको डाउट हो रहा है कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर गिल्ट आने लगता है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। फिर आता है स्कूल एज आता है, ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब जो बच्चा इनिशिएटिव ले चुका है तो वो इंडस्ट्री में यानी कि काम में लग जाएगा, कुछ ना कुछ करने लगेगा। और जो गिल्ट में जी रहा है उसके अंदर धीरे धीरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। फिर पांचवा आता है एडोलसेंस स्टेज आती है। फिर आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब जो बच्चा इंडस्ट्री में आ गया यानी कि उसने इनिशिएटिव ले लिया है, कुछ काम कर रहा है, कहीं पर जॉब करने लगा है, या फिर कुछ का बिजनेस वगैरह कुछ किसी काम में लग गया है, तो उसकी एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी, उसकी एक अपनी पहचान बन जाएगी। लेकिन जो इन्फीरियरिटी में जी रहा है तो वो अभी क्या हो रहा है, चूंकि वो कहीं पर सेट नहीं हो पाया है, तो अभी वो क्या है, कंफ्यूज्ड है अपने रोल को लेकर कि उसकी भूमिका आखिर क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, तो वो भी कंफ्यूज्ड है। ठीक है। फिर 6 नंबर पर आता है यंग एडल्टहुड आ जाता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जिसने अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर ली है तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि अब फैमिली बनाएगा, शादी हो जाएगी, इंटीमेसी डेवलप होगी, ठीक है, पार्टनर आ जाएगा। और जो रोल कंफ्यूजन में है तो वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगेगा। फिर 7 आता है मिडिल एडल्टहुड आ जाता है, तो ये लगभग वही 40 से 60 वाली एज होती है। अब जनरेटिविटी और क्या होता है, स्टैग्नेशन, यानी कि जो इंटीमेसी यानी कि जिसने अपना खुद सेट हो गया है, जॉब मतलब अपना करियर सेट कर लिया है, फैमिली भी सेट हो गई है, तो अब क्या होगा, वो जनरेट यानी कि अब बच्चे होंगे और ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो आगे और काम करेंगे, इनकम जनरेट करेगा। लेकिन जो आइसोलेट हो गया, अलग थलग हो गया, तो अब क्या होगी, उसकी लाइफ वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है। और लास्ट में आता है मैच्योरिटी, यानी कि 60 के बाद वाली एज होती है, बुढ़ापा जिसे हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो जिसने सब कुछ कर लिया, करियर बना लिया, फैमिली डेवलप कर ली अपनी अच्छे से, और साथ साथ में उसने अपने जनरेट कर ली, इनकम जनरेट कर ली अच्छे से, यानी कि रह रहा है, तो वो अपनी क्या होगा, लाइफ से बिल्कुल ही संतुष्ट होगा, ईगो इंटीग्रिटी आएगी, अपने लाइफ से वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसे कोई भी गिल्ट नहीं होगा कि हमने अपनी ये लाइफ में ये नहीं कर पाया। ठीक है। लेकिन जो वहीं पर जिसकी लाइफ रुक गई थी, कुछ भी नहीं कर पाया, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा। तो ये 8 स्टेज जो है वो एरिक रिशन के द्वारा दिया गया है। ओके, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आगे के 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको हम खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको हम टेलीग्राम चैनल पर भी हम भेज देंगे, वहां पर विद आंसर की के साथ में, यानी कि यहाँ पर टिक ऐसे ही आपको पेपर भेज देंगे, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप उसको ले सकते हो। ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस और नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, तो वहां से आप उसको ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।